जरा ध्यान दीजिए फिगर 1.12, फिगर 1.12 निकालो। दैट इज जो इंडिया है, इसमें ये गंगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल होगा। ये देखिए, ये गंगा कहाँ पे गिरती है? वेस्ट बंगाल। अच्छा, इंडिया में ऊपर में क्या है? हिमालयंस हो जाएंगे, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ से निकलेंगे ब्रह्मपुत्र। फिगर निकाल लिया आपने? और दिहांग बनकर जब ये इधर घुसती है तो कैसे, क्या बन के घुसती है? दिहांग। क्या बनती है नाम इसका? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर। समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद ये चली जाएगी बांग्लादेश। किसमें गिरेगी? क्या तुमको मालूम है कि गंगा की एक स्ट्रीम ट्रिब्यूटरी इसमें मिलके इसके साथ गिरती है? हाँ, यही तुम्हारे बुक्स में दिखाया गया। इस चीज को ध्यान दे देना। गंगा वैसे कहाँ गिर रही है? देखो, वेस्ट बंगाल में, लेकिन गंगा की एक पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो किसके साथ मिल रही है? ब्रह्मपुत्र। ओके, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि अगर एक मैप ये हो गया। अब आगे देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र आप मैप कर लेंगे ना? ठीक है। अगर आप इसमें देखिए, सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर 1.17 में किसमें है? डेप्थ ऑफ वाटर लेवल, फिगर 1.17। तो अगर पंजाब आ गया, पंजाब का तो मैप नहीं आएगा, लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि डेप्थ ऑफ वाटर लेवल जहाँ रेड है या ब्राउन है, सबसे ज्यादा वही डेप्थ है। अब कहाँ बिल्कुल पानी खत्म हो गया बताओ? जैसे फिरोजपुर, ये सब, और जो है जितना ब्लू है उन सब में पानी खत्म ही हो चुका है। गुरदासपुर, ये जमीन के अंदर का रिचार्ज वाटर लेवल है। रेड वाला दैट इज ग्रेटर देन 40 है। तो कितना अंदर मिल रहा है? अच्छा, कितना अंदर मिल रहा है? यस, ये बात आप सही कह रही हैं। दैट इज डेप्थ ऑफ वाटर लेवल 0 to 2 पे मिल जा रहा है। तो कुछ ही जगहों पे मिल रहा है, बाकी पूरे पंजाब में क्या है? रेड रेड है, बहुत गहराई पे पानी मिल रहा है। ये सही है। और आगे देखो, नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हो गया क्या कि नहीं हुआ? चेक करो, सेकंड तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कराओ, एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? What are renewable resources? How are they different? What are renewable resources? How are they different from non-renewable ones? What can people do to ensure that renewable resource continue to available to use for future generation? इसको मैं simply ऐसे ही बता देता हूँ। Those resources which at whatever amount we use never get exhausted are called renewable resources. The resources which we use at whatever extent or whatever amount will never get exhausted are called renewable resources. Just like solar energy, wind energy, ये सब क्या है? Renewable resources है। Even the forest, renewable resources, आप इनको use कर सकते हो। Biomass, it is renewable resources. और non-renewable resource, the resource which if we use how much cautiously, then also it will get exempted. If you use, then also it will get exempted. ठीक है? In near future. कब खत्म हो जाएंगे? उन्हें क्या कहेंगे? These are never replenished. क्या इसको प्रकृति कभी replenish करती है या nature replenish करता है? These are never replenished. So these are called non-renewable resources.
अच्छा, कल हम लोगों ने बताया था कि हमें क्या करना चाहिए। सर मिलियंस बिलियंस ईयर में कर तो लेता है। कर लेता है लेकिन मिलियन बिलियन ईयर नियर तक रहेगा लिखना कौन? पड़ेगा। लिखो तेरी resources which are used by us at, ठीक है, whatever rate या amount will never get exhaust, जो तब भी ना एग्जॉस्ट हो, उन्हें क्या कहेंगे? आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि वो रिन्यू होते रहते हैं। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, water, the resources which are limited in stock, which are limited in stock and form in millions of years, बहुत सालों में बने हुए हैं, millions of years, and will get exhaust, वो जो खत्म हो जाए in near future by human use, near future by human consumption या human use, are called non-renewable resource, non-renewable resource. For example, fossil fuel, natural gas, ये सब जमीन के अंदर से निकलती हैं। फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस। तो हमें क्या करना चाहिए? What can people do to ensure for our use that renewable resource continue to be available and for future generation? रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में कह रहा है। रिन्यूएबल रिसोर्स खत्म तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे अवेलेबल रह सकते हैं। तो आप लिखो, इफ रेट ऑफ कंजम्पशन इज लेस देन द रेट ऑफ जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, देन इट विल रिमेन रिटेन फॉर आवर फोर्थ कमिंग जनरेशन। यदि उनके जो उपभोग की दर, उनके उत्पादन की दर से कम है, तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वे हमारे आगे आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हैं। ज़्यादा उपयोग नहीं करो, लकड़ी काटी डालो सारी, आज थोड़ी थोड़ी काटोगे तो उठ ही जाएगी। तो रिन्यूएबल के बारे में पूछ रहा, पढ़ो उसमें। नॉन रिन्यूएबल के बारे में नहीं पूछ रहा है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रहेंगे कि नहीं, वो तो खत्म हो ही जाएंगे। तुम गाड़ी चलाओगे तो 50 साल में पेट्रोल खत्म होने ही वाला। वो रिन्यूएबल के बारे में पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे? इफ रेट ऑफ कंजम्पशन, if rate of consumption is less than, इससे less than हो, rate of production of resource, production भी लिख सकते हो या generation, जो वर्ड ज़्यादा अच्छा लगे लिख लो, of resource, then it will be available for our future generation. We should use resources in a sustainable manner. हमें सतत पोषणीय विधि के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। सस्टेनेबल, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। We should use resources
इन सस्टेन, जो चीज लंबी चले उसको कहते हैं वो सस्टेन कर रही है, सस्टेनेबल मैनर। चलो फॉर इसके कहता है दो एग्जांपल दो। एग्जांपल दैट इज इफ वी कंजर्व वाटर, ठीक है, इट विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। बोलो बात सही है कि नहीं? इट विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। और दूसरी चीज if we cut trees then in equal amount we should plant new trees also, then the trees will be available, the timber will be available। फॉरेस्ट में तो बड़े सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो दूसरी चीज क्या है? इफ वी कट ट्री, तो if we cut trees for timber, लकड़ी के लिए ऐसा करते हैं, then we should plant equal number of trees, then जो हमारा फॉरेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। सर हाँ हमें इक्वल क्या में ज़्यादा प्लांट करना चाहिए, क्योंकि हाँ। जब उसे प्रोसेस करेंगे टिम्बर को तब भी तो क्या बोलते हैं वो होगा ना। बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें समय लगेगा, तो ऐसा करना चाहिए फॉर फ्यूचर। और तब तक क्या बोलते हैं और पोल्यूशन हो जाएगा कुछ ना किसी वजह से। लेकिन लोग इक्वल ही नहीं कर रहे, तो उनसे ज्यादा की तो क्या उम्मीद की जाए, तो इसलिए इक्वल लिखा गया। पहले इक्वल तक पहुंचे लोग, तो फिर ज्यादा की भी उम्मीद की जाए। We are the careless species, humans। जो दूसरी स्पीसीज है वो बल्कि इकोसिस्टम की रिस्पेक्ट करती हैं, हम नहीं करते। आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड, दैट पॉइंट नहीं करना है, फिफ्थ करो। What are the some consideration to keep in mind in the production of goods for our current use? So हम अपने करंट यूज में जब लेंगे गुड्स को, what are the some consideration to keep in mind in production of goods for our current use? मतलब पॉल्यूशन कम करे, वेस्ट कम करे, हाँ। रेडिएशन। अब देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर करंट यूज, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जब तुम कोई भी चीज बना रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर करंट यूज, हमें क्या करना चाहिए? वो पॉल्यूशन न क्रिएट करे, ठीक है? तो वी शुड फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। It should not cause air pollution। पता चला लकड़ी जला के, गोबर के कंडे जला के ये सब कोई चीज बना रहे, दूध से पनीर बना रहे, धुआं ही धुआं हो रहा है गांव में, तुम पनीर बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एयर पोल्यूशन, या किसी कपड़े मिल में बहुत सारा केमिकल है और केमिकल को तुमने सारा रिवर में, गंगा नदी, यमुना नदी में ड्रेन करते चले जा रहे हो, तो ना वाटर पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन ना हो, और ना ही ऐसा हो कि कंपनी या फैक्ट्री के आसपास क्लीनलीनेस हो, सॉइल पोल्यूशन को भी नहीं करना चाहिए। डिग्रेड नहीं हो कि फैक्ट्री या केमिकल फैक्ट्री के चारों तरफ तुम्हारा सब पड़ा हुआ है, सीपेज पड़ा है, मिट्टी खराब हो जाएगी, वहाँ फसल कभी भी नहीं होगी, तो दैट इज सॉइल पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के लिए भी हमें करना चाहिए, एंड बहुत शोर ना करे। वैसे तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वो रिहायशी इलाकों से दूर होते हैं जहाँ लोग रहते हैं। जोधपुर में भी एक अलग ही इंडस्ट्रियल एरिया है, चंडीगढ़ में भी अलग है, ठीक है? ये सब नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज दैट इज वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट
जो भी है रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को एंड यूज इट सस्टेनेबली। ये नहीं कि तुम गंगा नदी के बगल में हो, वहाँ कपड़े तुम वीविंग कर रहे हो, कपड़े बना रहे हो तो खूब पानी यूज कर रहे हो, धो रहे हो, नदी है बगल में, नहीं, उसको प्रॉपरली यूज करो, रिसाइकल होना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब दुरुपयोग, एक उपयोग होता है और एक क्या होता है, दुरुपयोग। वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स है, कुछ नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी। जैसे हम पेन यूज कर रहे हैं, कह दो मैं तो आधा पेन होता ही तभी फेंक देता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है, इतना ही खत्म होता है तभी फेंक देता हूं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन है कि मम्मी पापा दे देते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट अवेलेबल रिसोर्सेज एंड यूज इट सस्टेनेबली। और कैसे यूज करना चाहिए, इकोनॉमिकली, एंड यूज इट सस्टेनेबली। तो दूसरी चीज हो गई कि अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री शुड जनरेट मिनिमम वेस्ट एंड इफ वेस्ट इज रिसाइक्लेबल देन सेंड इट फॉर रिसाइकलिंग। पहली बात तो मिनिमम वेस्ट हुई है, नहीं कि फेंक दो कूड़ा करने, ऐसा मत करो। तो फैक्ट्री जो भी है, प्रोड्यूसिंग यूनिट, हाँ, जनरेट मिनिमम वेस्ट। ठीक है, जो आप ये देखिए बहुत सारा ऐसा मीट का वेस्ट होता है, कुछ भी वो होता है, तो वो अमेरिकन कंपनी क्या करती हैं, उससे डॉग फूड, रॉयल कैनन ये सब बना देती हैं, उसी के छोटे छोटे टुकड़े करके, वेस्ट नहीं करती हैं, उसी को ऐसा बना देंगे और वो महंगे दाम पे बेच देती हैं। और होटल और रेस्टोरेंट का जो निकलता है सामान, वो बाहर पैक करके रखवा देते हैं, दैट इज़ फ्री फॉर हंग्री पीपल, उसको लोग ऐसे उठा उठा के खाते हैं। अमेरिका में चीज़ें महंगी है ना, तो ऐसे ही होटल के बाहर एक बड़े बड़े कार्टून है या कुछ ऐसा, उसमें से बॉक्स ले जाके जो भिखारी लोग हैं वो खाते हैं। तो वेस्ट नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। वी शुड एंड इफ पॉसिबल, इफ इट कैन बी रिसाइकल्ड, देन सेंड इट फॉर रिसाइकल। ये सब प्रोडक्शन यूनिट को करना है, हमें नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, वी शुड यूज कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज जिसमें मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी लगे, मिनिमम पानी लगे, ऐसे नहीं कि घटिया मशीनों से कर रहा है, ज़्यादा सब लग रहा है, अच्छा कम बन रहा है। तो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप, वी शुड या प्रोडक्शन यूनिट शुड यूज कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच यूजेस मिनिमम रिसोर्स, ऐसा करना चाहिए। ये चैप्टर हो गया, अब अगले चैप्टर पे आओ। चैप्टर नंबर 3 है, राइज ऑफ मराठा, थर्ड चैप्टर निकालिए आप लोग। थर्ड चैप्टर से 1 नंबर का मैप भी आ रहा है। चलो, नाउ पेज नंबर क्या है इसका, ओके, नाउ पेज नंबर 61 पे आइए। 61, द राइज ऑफ मराठास। ये बात कही जा रही है कि मराठास भारत में हमेशा रहे, जब मुगल रहे तब भी रहे, इवन मुगल का जब अंत हुआ उस समय मराठा ने दिल्ली में भी राज किया, और शिवाजी ने तो इतने सारे दुर्ग बनाए, सिंधु दुर्ग और बड़े बड़े दुर्ग बनाए, ठीक है कि नहीं। जो तुम्हें कल हम लोग कह रहे थे सिंगनेरी, जहाँ पर वो कोल माइन है, वहाँ पर भी उनका बहुत बड़ा दुर्ग है। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे तो देख के आए थे। तो बड़ी बड़ी जगहों पे उनके अच्छे दुर्ग हैं, 100 से ऊपर उन्होंने किले बनाए।
और ज़्यादातर उन्होंने सी पोर्ट पर बनाए, जिससे कि समुद्र के रास्तों से दुश्मनों की रक्षा की जा सके, दुश्मनों से रक्षा की जा सके। अब देखो कुछ फोर्ट तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये कौन सा फोर्ट पहला वाला तुमको दिख रहा है? रायगढ़ फोर्ट। और ये बताइए कि जो 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ, ये कहाँ पर हुआ होगा? ठीक है, भोसले क्लैन में तो हुआ था। कोई फोर्ट भी था क्या? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जरा देखो, ये 1613 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और इनके पिताजी और माँ कौन थी? दो चार चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी ये क्या थे? दैट इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दैट इज मराठा एम्पायर। शिवाजी वॉज बॉर्न। और नहीं तो इनके जो पिता थे वो तो जागीरदार थे, वो मुगलों के जागीरदार थे। लेकिन ये 16 साल की आयु में इन्होंने पहला किला जीत लिया। 16 साल में किला जीत लिया, फिर तो जीत शुरू हो गई। तो दैट वाज बॉर्न इन भोसले क्लैन, यानी इनकी जाति आप समझिए, दैट इज क्लैन, ठीक है। इन 1630 MCQ में आ सकता है। His mother was जीजाबाई। इनको वो वीरता की और शेरों की कहानियां सुनाया करती थी। एंड फादर वाज, फादर एक सामंत थे। फादर वाज नोबिलिटीज, ठीक है, जो फ्यूड थे। फ्यूड का मतलब सामंत होता है। राजा ने अमीर बोला बहुत अच्छा किया शाहजी, जाओ तुमको वहाँ की जागीर दी, वहाँ से पैसे। जमीन का जन्म हुआ तो शाहजी को पुणे में मिली थी। पुणे में ना, हाँ, तो उनको जमीन दे दी, बोले जाओ वहाँ से रेवेन्यू लो, हमको बस इतना भेजते रहना। इसको कहते हैं सामंत। ये पूरा जो राजस्थानी ये सामंती प्रथा पे ही चलता था। अंग्रेजों के समय में भी यहाँ सामंत थे। राजा बांट देता था, खुद तो कर नहीं सकेगा इतने में, और वो सामंत लोग अपनी सेना भी रखते थे, वो उस राजा के लिए रखते थे। और जितनी मर्जी रेवेन्यू ले, सामंत के ऊपर रहता था, जितना मर्जी लो पैसा। तो हिज फादर वाज शाहजी। अच्छा, अब ये बात देखिए, जैसा ये बतानी पुणे में हम ये देख लें। इन हिज जागीर वाज इन, जागीर वाज इन पुणे। पुणे में उनको जागीर मिली थी। कितनी बात यहाँ जाननी है। बोलो 16 इयर्स में शाहजी ने कौन सा किला फतह किया? तो फर्स्ट ओवर द पुणे रीजन। पुणे में ही था। हाँ, सो पुणे का किला उन्होंने कर लिया। तो ऐसा शुरू में जो तुम्हारे में टाइम लाइन बनी, वहां पे भी तुम देख लो, 16 साल में उन्होंने पुणे को जीत लिया। इन थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि कई दिन हो गए इस चैप्टर के, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। सो इन 16 years of age, Shivaji won Pune fort. In 16 years age, Shivaji won Pune fort. उन्होंने अपने आप को बोल दिया अब हम जागीर नहीं, अब हम राजा हैं, ऐसे बोल दिया। मिलिट्री कैंपेन कर दिया पुणे रीजन का, और साथ में हिज विजन ऑफ सोवरेनिटी, हिज विजन वाज स्वराज। लास्ट की लाइन में देखो 64 पेज पे, हिज उनका विजन क्या था? वाज स्वराज का क्या मतलब होता है? सेल्फ रूल। अच्छा, शिवाजी किंगडम एक्सपेंड हो गया, वेस्टर्न कोस्ट पर पूरा एक्सपेंड होता गया। धीरे धीरे उस समय डेक्कन सल्तनत थी जो 5 अलग अलग राज्यों में बटी हुई थी। डेक्कन सल्तनत थी, कौन सी थी? ये भी मुगल ही चलाते थे। डेक्कन सल्तनत जिसमें बीजापुर, कौन कौन से थे?
तुमको ये बात बता दें कि डेक्कन सल्तनत के अंदर में ही इनका जन्म हुआ, ये औरंगजेब की सल्तनत के अंतर्गत नहीं थे। समझ में आई बात की नहीं? उस समय अहमदनगर, बीजापुर और कौन सी तीन थी बोलो? अहमदनगर, ये पांच, इन राजा के 5 बेटे थे, पांचों बेटे आपस में लड़ा करते थे। इसका फायदा शिवाजी ने उठाया। तो दूसरा कौन सी थी बोलो? 2 बड़ी थी, अहमदनगर, और 3 और कौन सी थी? डेक्कन सल्तनत 5 भागों में बटी थी, जिसका फायदा शिवाजी को हुआ। मैं पांचों बता दे रहा हूँ, आप लोगों को याद हो तो बता दो। इन व्हाट 5 पार्ट्स डेक्कन सल्तनत वाज डिवाइडेड? देख लो, बहमनी सल्तनत थी। डेक्कन सल्तनत में कौन सी थी? तो पहला कौन सा था? बीजापुर, वहां आदिल शाह थे, आदिल शाही। फिर अहमदनगर में निजाम शाही थी। तीसरा कौन सा था? बेरार, बेरार और बिदार। और एक कौन सी थी डेक्कन सल्तनत में? 5वीं चीज, दैट इज गोलकुंडा। गोलकुंडा 5 समझ में आ गई? ठीक है। आदिल शाही, अहमद में दैट इज निजाम शाही। फिर इसी तरीके से ये 3 वीक थे। इन सब में कौन सा रूलिंग चलता था बोलो? तो कौन था? कौन सी डायनेस्टी थी? करेक्ट, ये ध्यान से सुनता। देखो हम लोग कोई नहीं बता, बहमनी सल्तनत इसी ने बताया। बहुत धीमे बोलता है लेकिन बहुत अच्छा है। दैट इज डेक्कन सल्तनत वाज कंट्रोल्ड बाय बहमनी। कौन रूलर थे बोलो? वो मुस्लिम ही थे, लेकिन उन रूलर्स का क्या नाम था? बहमनी। और बहमनी सुल्तान के 5 बेटे थे, आदिल, कुतुब, ठीक है, और कौन से थे? निजाम, कुतुब, बारिद, ऐसा 5 बेटे थे। लेकिन तुम ये जान लो बहमनी सल्तनत थी, और जिसमें बीजापुर में शिवाजी का जन्म हुआ था। बीजापुर के अंतर्गत पुणे था। पुणे के देखो बहमनी सल्तनत, सो इट वाज डन बाय बहमनी सल्तनत। बहमनी राजा का नाम है, मनी सल्तनत। अच्छा, उस समय ये बताओ दिल्ली में कौन राज कर रहा था? यहाँ पे किसका रोल था? मुगल सल्तनत। तो मुगल सल्तनत के वो थे, ये बहमनी के थे। तो अब ये ताकतवर हो गए, इन्होंने पूरी डेक्कन सल्तनत अपने कब्जे में कर ली। इसके अलावा वेस्टर्न कोस्ट पूरा जीत लिया, और यहाँ पर एक हिस्सा कर्नाटक में था, वो भी जीत लिया। तो वहाँ भी मूर्ति देखोगे तुम्हारे तो उसमें शिवाजी का, मराठा का कुछ दिखता है कि नहीं? अभी आगे देखेंगे। तो ये पूरा जीत लिया, ये जीत लिया। और मुगल सल्तनत का उस समय राजा था औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ लिया, दिल्ली भी जीत लिया। तो यहाँ दिल्ली में किसकी सल्तनत थी? दैट इज मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत। पूरे चैप्टर में औरंगजेब और शिवाजी के बीच, मराठों और मुगल के बीच की 3 लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं। वो सब हम आगे देखेंगे, वो टाइम लाइन में भी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज, देखो तुम्हारे बुक में पेज 65 पे कहीं ये लिखा है कि 4थी लाइन पे कि बीजापुर सल्तनत को उन्होंने जीत लिया। कहने का मतलब है जिस पुणे में जन्मे हैं उस बीजापुर को ही जीत लिया। मिला सोनल तुमको? 65 पेज निकालो। बीजापुर सल्तनत को उन्होंने जीत लिया। तो सबसे पहले उनका काम क्या था? आदिल शाही डायनेस्टी जीत ली। बीजापुर में कौन था? बहमनी का बेटा आदिल। तो आदिल शाही को जीत लिया। आदिल राजा था, उसकी शाही थी। चलो, तो उसके बाद ही फर्स्ट वन बीजापुर सल्तनत, फर्स्ट वन। कोई टाइम लाइन नहीं दी है, लेकिन शुरू में दी गई होगी। बीजापुर सल्तनत अभी देखता हूँ। सल्तनत शुरू की टाइम लाइन में देखूं तो कुछ पता चले। तो
अब जरा देखिए, इसमें इन्होंने बताया कि बिगिनिंग ऑफ शिवाजी रूल हो गया, 1630 में जन्म हुआ, 1646 में से ये शासन करने लगे। अब मराठा नेवी बना ली 57 में, फिर इनका रायगढ़ के किले में कोरोनेशन, इनका राज तिलक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। शिवाजी वाज फेमस इन गोरिल्ला अटैक। ये लोग क्या करते थे, पहाड़ों में छिप जाते थे और मारने के लिए आते थे, जब सेना आती थी फिर छिप जाते थे। सो इट वाज दे हैड नॉट कन्फ्रंटेड डायरेक्टली, कभी भी इन्होंने कोई भी वार को सीधा सामना नहीं किया, इनका कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट नहीं था। सो दे वर कैसे थे, स्किल्ड इन गोरिल्ला अटैक। अब जरा देखिए, महाराष्ट्र में उस समय क्या चल रहा था बताइए, रेनेसेंस का मतलब पुनर्जागरण काल था। जिस समय इनके गुरु कौन थे, संत तुकाराम। तो कौन से गुरु जो इनके थे, इनको दो गुरु थे, एक रिलीजियस थे और एक कौन से थे, संत रामदास भी दिया है और संत तुकाराम, दोनों का चित्र बना है। वो सारे उस समय तो चल रहे थे, लेकिन इनके जो दो डायरेक्टली जिनसे इन्होंने शिक्षा ली वो रामदास और तुकाराम थे, ठीक है। तो दैट इज द 13th सेंचुरी में उस समय बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हुए और इसके अलावा उस समय सिख गुरु भी हुए। देखो ये आपको मालूम है कि कौन कौन सा ये हुए, जरा देखिए। नाउ संत ज्ञानेश्वर हुए, ये सारी चीज हुए। ओके, so the saints in 13th century, saints in 13th century, क्या उन्होंने भगवत गीता को मराठी में अनुवाद किया? सेंचुरी, सेंट तुकाराम, सेंट रामदास, संत ज्ञानेश्वर। संत में लिख सकते हो तुम, सेंट न लिख के क्या लिखो, संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर पर मूवी भी बन चुकी है, संत ज्ञानेश्वर, ठीक है। अब जरा देखिए, नामदेव, नामदेव। अब देखो ये सारे हैं, एंड ऑल्सो सिख गुरु भी हुए। किन्होंने ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर है वो नाम, ज्ञानेश्वर है, वैसे ही ज्ञानेश्वर इन्होंने कैसे अब ज्ञानेश्वरी बोलते हैं, डी लिख दिया, पता नहीं डी क्यों लिख दिया, ठीक है। संत ज्ञानेश्वर बोले जाते हैं। तो एंड इसके अलावा इन्होंने आशीर्वाद भी लिया था सिख गुरुओं से, नवे गुरु से जा करके इन्होंने आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने बोला कि ये शिवाजी बहुत आगे जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर शिवाजी की एक पेंटिंग ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है, जिसको ब्रिटिशर्स चुरा के ले गए थे, आप वो भी देखिए, ठीक है, सब कुछ चुरा। हाँ। और बीजापुर सल्तनत विच सेंट द वेटरन जनरल अफजल खान, अफजल खान में बीजापुर सल्तनत थी, इसको शिवाजी ने जीत लिया था। अफजल खान आया था शिवाजी से मिलने के लिए, तो इन्होंने बाघ नख से उसकी पीछे पीठ फाड़ डाली, वो भी कुछ लेके आया था, लेकिन इन्होंने अपने हाथ में बाघ नख लगा रखे थे, उसकी पीठ ही फाड़ तो डाली। अफजल खान उनसे मिला था कि शिवाजी उनसे मिला? अफजल खान जब ये लोग क्या करने लगे थे, ताकतवर बनने लगे थे, तो बीजापुर सल्तनत और जो दूसरी सल्तनत है उन लोगों ने मिल करके कि शिवाजी अब वहाँ का तो एक अगर तुमको फ्यूड बनाया गया है तो तुम क्या उसको पूरा वहाँ की किंग ही बन जाओगे। तो उस हाँ, तो अब इसमें पढ़ो, इसमें लिखा है पेज नंबर 65 में क्या लिखा है,
that is Shivaji guerrilla war. His successors soon invited the Red Hat Bijapur Sultanate, which sent the veteran general. उस समय का जो बीजापुर सुल्तान था, क्योंकि ये तो फ्यूड थे ना बीजापुर के, लेकिन उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के अफजल खां को जो 6.5 फीट लंबा था और शिवाजी 5 फुटा थे, तो देखने से अफजल खान को डर लग जाए, इतना बड़ा अफजल खान था। कभी तुमने यहाँ पर वो जानता राजा देखा है, वो रावण के चबूतरे पे, तो यहाँ पर दिखाया गया अफजल खान को, बहुत पूरी प्रदर्शनी होती है, हर साल रावण के चबूतरे पे ये नाटक खेला जाता है शिवाजी का। तो मराठे आते हैं खेलते, बहुत अच्छा किला सब कुछ बनाया जाता है, तो ऐसे पीछे से फाड़ दिया उसको और अफजल खान मर गया। तो उसके बाद बीजापुर पे, ठीक है, मतलब फ्री में टिकट नहीं लगती, जो बिल्कुल आगे बैठते हैं उनके लिए टिकट होती है 250 रुपये 300 रुपये, जो पीछे बैठते हैं उनके लिए टिकट ऐसा। तो जानता राजा, जनता का राजा शिवाजी। फिर होगा तो अक्टूबर नवंबर में लगता है, हर साल खेला जाता है प्ले, ठीक है, उसमें बहुत सारे सैकड़ों लोग होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं देखने, किसी न किसी दिन इस तरीके से होता है। अब ये तुम्हें पता चल गया ना, तो तुम ये लिख दोगे कि अफजल खान को इन्होंने, शिवाजी किल्ड अफजल खान एंड द मराठा हिडन इन माउंटेन रूटेड टू खान आर्मी विद गुरिल्ला अटैक, और इस तरह से उन्होंने बीजापुर पे अटैक कब्जा कर लिया। इतना तुम्हें समझ में आ गया कैसे कब्जा किया। और वो बाघ नख अगले पेज पे देखो बना हुआ, जिससे उन्होंने मारा था, आज भी वो है, इसको हाथ में पहन दिया था, अफजल खान को मारा था, ठीक है। अगले पेज पे देखो, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, रेडेड शाइस्ता खान कैंप पर भी अटैक किया। अच्छा अब जरा देखो, मुगल नौबल खान शाइस्ता खान ने, तो मैं तुमको बता दूं कि हाउ शिवाजी वन बीजापुर सल्तनत, ही किल्ड अफजल खान विद बाघ नख, ठीक है, और दैट हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजापुर सल्तनत। वो किंग नहीं था वहाँ का, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव था, क्योंकि वहाँ तो आदिल शाही चलती थी ना, क्या चलती थी, तो आदिल शाह ने भेजा था, आदिल शाह भी डर के भाग गया, कुछ जनरल था। सो कौन था, ऐसा ही कुछ लिखा है तुम्हारी बुक में, देखो शिवाजी क्या था, कौन था, वेटरन यानी पुराना जनरल, बहुत पुराना जनरल था। तो शिवाजी किल्ड, किसको किल्ड किया, द रूलर ऑफ, दैट इज जनरल, कौन जनरल, जनरल अफजल खान विद बाघ नख, किससे मार डाला, बाघ नख का मतलब तुम समझते हो कि नहीं समझते? सर वो तो बाघ है ना, अच्छा डब्लू कर दो, अब इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, नहीं तो बाघ समझते हो, हिंदी में बाघ कौन होता है, चीता, चीता की तरह होता है, उसी के, हाँ टाइगर, उसी के नाम। तो अब इंग्लिश में जो है बाघ नख है, तो बाघ इससे मार दिया। अफजल खान वाज द जनरल ऑफ आदिल शाह, रूलर ऑफ बीजापुर। ये इंपॉर्टेंट है इवेंट। अफजल, अफजल की स्पेलिंग देखो, अफजल, अफजल खान was जनरल ऑफ आदिल शाह, रूलर ऑफ बीजापुर। अच्छा तुमको ये बात मालूम है कि इन दिस वे शिवाजी रूल्ड बीजापुर, कंट्रोल्ड बीजापुर। नाउ शिवाजी ने क्या कर लिया, लिखा है इसमें, बहुत सारे मराठे आए, गोरिल्ला युद्ध में उन्होंने भगा डाला, सबको, सारी सेना भगा। अगली लाइन में लिखा है, नाउ शिवाजी, ठीक है, वन बीजापुर फोर्ट, बीजापुर फोर्ट। औरंगजेब ने अब क्या किया सोचो, अपने एक विश्वास पात्र शाइस्ता खां को भेज दिया, बोला शिवाजी से मिलने भेज रहे हैं। शिवाजी ने उसकी 3 उंगली काट दी, वो भाग गया। अगले लाइन में लिखा है, लिखा है शाइस्ता खान आया, मुगल का, लिखा कि नहीं, देखो, that is now soon Mughal nobleman Shaista Khan invaded
सून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से और फिल इन द ब्लैंक से। मुगल ने भी इन्वेट किया, दोनों घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सून मुगल, मुगल का कौन था? दरबारी। नॉबलमैन की बहुत पोजीशन होती है, दरबार का एक व्यक्ति है, दरबार में बैठता है। कौन था? शाइस्ता खान। दोनों घटनाएं जानता राजा में दिखाई जाती है। शाइस्ता खान, शाइस्ता हाँ ने क्या किया? इन्वेडेड शिवाजी territories for 3 years. टेरिटरी। तो क्या हुआ? अब now with a big army, finally with only a few soldiers, शिवाजी raided शाइस्ता खान के कैंप। उसके पास आर्मी बिग थी, वो ढूंढ ही नहीं पाया शिवाजी की सेना कहाँ है। और ये पीछे से गोरिल्ला युद्ध करने आए, उनको मालूम पड़ गया शाइस्ता खान का कैंप कौन सा है। कैंप नहीं होता, पहले टेंट लगा के बैठे थे। अब क्या तलवार मारी, बस वो हाथी पे लग पाई थी, वो भाग गई, उसकी सेना भी भाग गई। ये चीज कैंप में हमला कर दिया, सीधे लड़ाई नहीं की। जला देते सर कैंप को ही। हाँ ठीक है। शिवाजी टेरिटरी, शिवाजी नाइट में रीच किए थे। शिवाजी एंटर्ड कैंप ऑफ शाइस्ता खान, और फिर एंड अटैक ऑन हिम। ये गोरिल्ला युद्ध था ऑन हिम। उसका हैंड इंजर्ड हो गया, ऐसा तुम्हारे बुक में लिखा होगा, ठीक है। फ्यू फिंगर्स, लूजिंग ए फ्यू फिंगर्स। और फिर उसको क्या कहते हैं? इसी को मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक है। ही लॉस्ट फ्यू फिंगर्स। फिर वो पहुंच गया औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने उसको बहुत लताड़ा, बोला तुमको 30,000 की सेना दे के भेजी थी कि 300 लोगों को जीत लो, तुम उंगली कटवा के आ गए, और निकाल दिया उसको दरबार से। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सूरत को जीत लिया, और क्या किया? These events become so famous। धीरे धीरे उन्होंने ऑल यूरोपियन डिप्लोमेट्स एजेंट, शिवाजी रोड टू ऑल डिमांडिंग प्रेजेंट्स। उस समय बहुत सारे यूरोपियंस थे, डच थे, पोर्तुगीज थे, सबसे कहा हमको पैसा भेजो, चंदा, हम ही राजा हैं यहाँ। सबने भेजना शुरू कर दिया। इन्होंने सब यूरोपियंस को बोल दिया हम राजा हैं, अब हमको तुम टैक्स देना शुरू कर दो। लो देखो, पढ़ो, सबको लेटर लिखा यूरोपियंस को, और बोला कि हमको सब लोग उपहार भेजो, मैं राजा हूँ यहाँ। सैकिंग ऑफ सूरत। सूरत में तो इन्होंने मुगल एम्पायर, एक और महत्वपूर्ण घटना, ही अटैक्ड ऑन सूरत, और 1 हफ्ते तक लूटा, और 1 करोड़ रुपए लूट के लिए आए। सूरत वाज अंडर कंट्रोल ऑफ औरंगजेब। तीसरी घटना, एक तो बहमनी सुल्तान के लिए की, ये औरंगजेब के लिए की, और एक और घटना वो भी औरंगजेब की है। 2 बार इन्होंने सूरत पर अटैक किया, और दोनों बार 1-1 करोड़ रुपए लूटा। वहाँ हीरे के व्यापारी रहते थे। तो शिवाजी, अगले ही लाइन पे लिखा, तुम पढ़ लो ना, 66 पेज में आखिरी वाला। शिवाजी, ठीक है, अटैक ऑन सूरत। सूरत गुजरात में है, ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ, सूरत किसके कंट्रोल में था? औरंगजेब। सो ही लूटेड, सर उस टाइम का 1 करोड़ रुपए था। हाँ, he looted सूरत for 1 week and ठीक है गेन। ऐसा नहीं जनता को नहीं लूटा, उनके किले को लूटा। गेन ₹1 करोड़, ऐसा। इससे उन्होंने अपना खजाना बढ़ाया। और फिर पुरंदर फोर्ट, सो हैड टू कंसीड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट। शिवाजी खुद हार गए। किससे हारे? औरंगजेब सेंड जय सिंह
एक राजपूत को भेजा टू डिफीट, तो शिवाजी को पुरंदर के किले में पुणे में हार मिली, और शिवाजी को किसने कैद कर लिया? औरंगजेब ने। सर उसके सन संभाजी को। हाँ, और उनके बेटे संभाजी को भी कैद कर लिया। दोनों ही छूट के भाग गए। उन्होंने कहा हमारा बहुत बड़ा व्रत है, हम हाँ 1 महीने तक हम व्रत हैं, क्योंकि अब हम तुम्हारे अंडर में हैं, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से मरना। औरंगजेब ने कहा अरे ये लोग तो हिंदू लोग हैं, इनको मरने दो। ट्रीटी में आना पड़ा था और मतलब उनको अपना कुछ किंगडम का पार्ट देना पड़ा था। उनका जो सन था संभाजी, उसको वो हमेशा के लिए उनके पास। मुगल सर्विस में एंटर किया। हाँ, सर्विस क्या, वो समझो एक तरीके से दास्ताई हुई कि ब्लैकमेल करना। नहीं, किसी के बेटे को रख लो तो ब्लैकमेल हो गया ना। अब देखो, फ्रूट बास्केट में फिर निकल गए। अच्छा औरंगजेब ने क्या भेजा? औरंगजेब सेंट, देखो औरंगजेब सेंट जय सिंह। जय सिंह राजस्थान के थे, ठीक है। तो मान सिंह और जय सिंह ये सब लड़ते थे औरंगजेब के लिए। एक राजपूत जनरल, राजपूत जनरल, ठीक है। ही फॉट, उसने किससे लड़ाई लड़ी? वॉर विथ शिवाजी। और फिर जब शिवाजी से उसने लड़ाई लड़ी, शिवाजी डिफीटेड, शिवाजी डिफीटेड। तो जब डिफीट हो गए, सो ही रिपोर्टेड औरंगजेब इन आगरा फोर्ट। उन्होंने क्या किया? आगरा फोर्ट के किले में गए। ही साइंड ए ट्रीटी, तो फिर उन्होंने संधि साइन कर दी। अच्छा, साइन करने से क्या हुआ उन्हें बोलो? साइंड अ ट्रीटी। सो अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम, पार्ट ऑफ हिज किंगडम वाज अनेक्स्ड। उसको किसने हथिया लिया बोलो? एनेक्स्ड। और लेकिन अभी भी तो वो राजा ही है। और ही, अब वो रिपोर्टेड, तो वो कहाँ की गए बताइए? हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस। संभाजी के ऊपर एक फिल्म बनी कि कितनी क्रूरता से 1 महीने में संभाजी को मारा, थोड़े दिन पहले बनी पिक्चर छावा। So he, ठीक है, he kept, किसने रख लिया? Now औरंगजेब kept his son संभाजी in court for मुगल सर्विस, कि वो अब मुगलों की तरफ से लड़ाई करेगा। चलो, औरंगजेब में भी जेड है। औरंगजेब सही करो जहां भी लिखा है। अब देखो, इतनी बात हो गई। शिवाजी परसुएडेड बाय जय सिंह टू विजिट। शिवाजी को अब जय सिंह अपने साथ कहाँ ले गए? आगरा में। नाउ जय सिंह टुक, एक तरीके से जय सिंह ने कहा भाई अब संधि हो गई, अब तो दोनों राजा हैं, तो शिवाजी से कहा टुक शिवाजी टू आगरा फोर्ट, की औरंगजेब से मिल लो। ठीक है, आगरा का किला लाल रंग का है, बिल्कुल लाल किले से भी ज्यादा सुंदर है, जाके देखो। ठीक है, तो आगरा फोर्ट में गए। सो औरंगजेब डिसऑनर्ड हिम एंड अल्टीमेटली कैप्चर्ड, अरेस्टेड। राजा को उसने डिसऑनर किया, धोखा दिया एक तरीके से। औरंगजेब डिसऑनर, जब संधि हो जाती है दोनों राजाओं के बीच में तो सम्मान किया जाता है, लेकिन डिसऑनर्ड एंड, ठीक है, अरेस्टेड। और जहां अरेस्ट किया था
He kept his son there itself. बोला संभाजी से तुम भी जाओ, आप जेल में रहो, तुम्हें नहीं देना दरबार। पहले दरबार में रखा था, अब क्या बोल दिया, जाओ तुम, जे दोनों को एक ही साथ जेल में डाल दिया, दोनों एक साथ भाग गए। And kept his son Shambhaji also there. संभाजी वो भी वही रख दिया। Also there. अब जब दोनों वहां रह गए, शिवाजी ने कहा भाई हमको 1 महीने का फास्ट करना, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां तुम्हारे साथ की हैं, हम चाहते हैं कि हम व्रत रखें और अंत में क्या है कि जिससे मेरी आत्मशुद्धि हो सके, मुगल राजा का मैंने अपमान किया, ऐसे ऐसे करके बोलने, बोले करने दो फास्ट, भूखे ही तो रहना चाहते हैं, भूखे ही मरने दो। तो फिर उन्होंने, शिवाजी ने बोला मेरा फास्ट आज ख़त्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि फलों का दान दूँ, ठीक है, एक राजा के तौर पर, फिर अपना फास्ट तोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये इनको फल भिजवा दो। औरंगजेब ने क्या किया, अपनी तरफ से कहा, राजा का थोड़ा सम्मान था फिर भी, उसने कहा ठीक है इनको जितना फल चाहिए। उन्होंने कहा मैं 110 टोकरी फल दान देना चाहता हूँ। एक टोकरी में खुद बैठ के अपने बेटे के साथ बाहर निकल गया। ऐसा कैसे हो गया? औरंगजेब ने फिर बाद में लिखा है 81 साल की अवस्था में कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जब शिवाजी को मैंने पकड़ा था तभी मार देना चाहिए। और उसके बाद शिवाजी को वापस नहीं पकड़ना है? वो फिर चैन से कभी जी नहीं सका। इवन औरंगाबाद महाराष्ट्र में 27 साल रहा, वहाँ आके वो मरा, दिल्ली लौट तक नहीं पाया। औरंगजेब ने, शिवाजी ने ऐसा उलझा दिया, फिर उनके आगे आने वाले बाजीराव पेशवा आए ना, उन्होंने उलझा दिया, कभी नहीं लौट पाया औरंगजेब, दिल्ली ही नहीं लौटा, वहीं मर गया। तो उसमें वहाँ पे उसने ये बात लिखी कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो इनको जिंदा छोड़ दी। अच्छा, ऐसा तुम्हें दिखता होगा कि फिर लेटर ऑन शिवाजी ने क्या किया बताइए, कि कुड नेवर कैप्चर अगेन, ये पढ़ो ना कि औरंगजेब कुड नेवर कैप्चर अगेन, फिर तो कभी भी वो नहीं पकड़ पाया। तो इन्होंने बिग बास्केट्स ऐसा ऊपर लिखा है कि हाउस अरेस्ट कर दिया। सो ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट टू हॉली मैन एंड मुगल जनरल, द गिफ्ट ऑफन कंटेन फ्रूट्स एंड स्वीट्स, ऐसा लिखा है। लेकिन बात वही है कि इन्होंने व्रत रखा था, ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूट करने देगा करने वाले को। तो इस तरीके से, बट शिवाजी along with his son संभाजी, ठीक है, succeeded to escape, ठीक है, escaped from आगरा फोर्ट successfully, escaped, हाँ तुम्हारी ठीक है निशान तभी, escaped from आगरा फोर्ट। फिर तो उससे उसको कभी भी औरंगजेब कुड नॉट कैप्चर हिम अगेन। बाद में उसने संभाजी को की ऐसी की तैसी कर। ए फ्यू इयर्स लेटर शिवाजी कोरोनेटेड, तो 1674 में, 1630 में जन्म हुआ था, 44 साल की अवस्था में राज तिलक, राज्याभिषेक at 44 years of age, इसका मतलब है कि 1674 शिवाजी was coronated, at रायगढ़। रायगढ़ किस स्पेलिंग क्या? ठीक है, रायगढ़ फोर्ट में उनका कोरोनेशन हुआ, यानी कोरोनेटेड का मतलब राज तिलक। अभिषेक भी बोल सकते हो, तिलक भी बोल सकते हो, दोनों का। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ही स्टार्टेड हिज दक्षिण दिग्विजय, दक्षिण की जीत का अभियान चलाया। पेज नंबर 67 में नीचे लिखा है इटैलिक्स में तिरछा, तो मतलब उन्होंने दक्षिण को जीत लिया। ही कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटक, उन्होंने कहाँ पर अधिकार कर लिया, थोड़ा थोड़ा हिस्सा। ही कैप्चर्ड
some part of तमिलनाडु, लेकिन एंड कर्नाटक। अभी तुम्हें बताएंगे कि शिवाजी के राज करने का तरीका और औरंगजेब का अलग था। औरंगजेब जजिया कर लेता था, मालूम है? जो लोग हिंदू थे उनसे कहता था ये इस्लाम धर्म स्वीकार करो, नहीं तो इतना पैसा दो। और पैसा ही नहीं, उनको जूतों से मारता था जब वो जजिया कर लेने आते थे। खुद नहीं मारता था, मरवाता था, बहुत अपमानित करता कि अपमानित होकर वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। ना जाने कितने लोगों को मरवा के उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लिटवाया। जो जामा मस्जिद आज बहुत फेमस है ना, तो वो सब औरंगजेब ने किया। बहुत सारी मूर्तियों को तोड़वाया। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक वो क्रूअल रूलर था। लेकिन जो शिवाजी के अंडर में चाहे कोई भी आ जाता था, तो शिवाजी मुस्लिम जनता का भी सम्मान करते थे और हिंदू का। वो जनता में डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे, इसीलिए इनको जनता का राजा कहा गया। शिवाजी को भारत का राजा कहा गया। इनकी आइडियोलॉजी भारत से मिलती है। ये तुम्हारे बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसीलिए अभी बता रहा हूँ, बाद में लिखवाऊंगा भी कि इन दोनों में फ़र्क क्या था। वो क्रूअल लीडर था, वो रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेट करता था लोगों में, लेकिन ये करते थे इनके अंडर में जो आ जाता था एक जैसे हो जाते थे। आरुष नोट कर रहे हो ना? सर फोर्ट लिखो सर, आपने फोर्ट्स लिखा है। क्या लिखा? फोर्ट्स लिखा है। रायगढ़। रायगढ़ फोर्ट। अब आगे की कहानी देखो। तुमको ये तो पता चल गया। तो मराठास ग्रेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी अगेंस्ट मुगल इन्वेशन। अगले पेज में देखो, तुमको ये पता चल रहा है कि ये रेड कलर में क्या है पेज 68 पे। टेरिटरी अंडर शिवाजी महाराज कब की है? इसमें डेट कुछ लिखी है। 1680 तक इनका कहाँ कहाँ राज हो चुका था। देखो, पुणे, प्रतापगढ़, दाभोल, राजापुर, कोल्हापुर, मलवान और बेंगलुरु, कोप्पल कर्नाटक में। चेक करो। और तमिलनाडु का भी क्या कुछ एरिया है, ये सब चीजें हैं जो इन्होंने कर लिया। और कई कई जगह फोर्ट बनाए। क्या तुमको फोर्ट दिख रहे हैं? ट्रेंगुलर फोर्ट का मतलब जहाँ जहाज रुकते थे। और इसके अलावा फोर्ट, स्टार में फोर्ट है। इन्होंने 100 से ऊपर किले बनवाए हैं, बट इतना यहाँ नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब ये देखो कि इतनी बात हो गई। तो शिवाजी ने बहुत समय तक द यूरोपियन कंपेयर्ड हिम विद अलेक्जेंडर। यूरोपियंस ने क्या कहा है? उनको भारत का सिकंदर कहा। अलेक्जेंडर का हिंदी नाम क्या है? सिकंदर। जिसका मुकद्दर अच्छा है वो सिकंदर होता है। पिक्चर नहीं, मुकद्दर का सिकंदर। इसका मतलब अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर ग्रीस का राजा था। वो सब जीतता जीतता भारत आ गया, फिर पोरस से हार के आ गया। मैं बता रहा हूँ सिकंदर था। भारत में भी था उसमें। भारत में वो प्रवेश नहीं किया क्योंकि बोला यहाँ के तो लोग क्या चीज? अलेक्जेंडर किसने कहा? हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ लिखा है तुम्हारी बुक में कि यूरोपियंस है। सब पेज में पढ़ रहे हो कि नहीं लिखा है ना? अब अलाउद्दीन का हम देखेंगे, तुमने बताया तो मैं नेट पे देखूंगा कि क्या उसको भी कहा गया। ऐसा तो उसने कुछ किया नहीं है कि उसको कहा जाए। वो तो दिल्ली तक ही उसका शासन था, फिर भी मैं देखूंगा। समझ में आई बात कि नहीं? शिवाजी के भी तो भाई थे। अब वो देखो, शिवाजी के भाई इक्को जी थे। कौन थे? और इक्को जी का भी नाम यहाँ आ रहा है कि उनके भाई, उन्होंने अपने भाई इक्को जी को यहाँ की टेरिटरी दी। खुद समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से जो उनके पिता शाहजी थे, उनकी 2 पत्नियां थी। ठीक है, शिवाजी और शिवाजी की भी 3 पत्नियां थी। फिर उसके बाद उनका क्या साम्राज्य चला, वो फ्लोचार्ट हमने पहले बताया था, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने भाई इक्को जी को क्या दे दिया? दैट इज ये टेरिटरी दे दी। अब आगे यहाँ तक की बात हो गई है। तो शिवाजी के 2 बेटे थे, राजा राम और संभाजी। उनके बारे में कुछ ज्यादा जानना नहीं है। शिवाजी का एक भाई था, वो पूछा जा सकता है, इक्को जी। सर वो ज्यादा जगह मेंशन नहीं है इसमें। हाँ, तो शिवाजी हैज 1 ब्रदर। शिवाजी हैज 1 ब्रदर, इक्को जी। इक्को जी को वो बताया ना आपको कि साउथ में जो इन्होंने जीता तमिलनाडु, वहाँ भेज दिया कि तुम वहाँ शासन। इक्को जी
और शिवाजी के 2 बेटे थे, इनकी पत्नियां 3 थी ना, तो अलग अलग से थे। तो दैट इज शिवाजी एज 2 सन्स। और भी सन थे लेकिन काबिल 2 ही बेटे थे। कौन कौन थे? संभाजी और राजा राम। सर ये कोजी की स्पेलिंग सी की जगह क्या है? देखो जी, और आपको मालूम है कि संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम राज्य किए। फिर उसके बाद राजा राम क्या बहुत अच्छा राज कर पाए? नहीं। फिर उसके बाद वहाँ के पेशवाओं ने अपने अंडर में ले लिया। ताराबाई ने किया। फिर उसके बाद पेशवा, जो हम जानते हो ब्राह्मण लोग, उन्होंने अपने अंदर में जैसे शिवाजी, होलकर, शिंदे, ये सब वहाँ के पेशवा थे। बाजीराव पेशवा फिर वहाँ राजा बने, बड़े वीर थे, ब्राह्मण थे, लेकिन तलवार ऐसी उठाई, लपलपाती हुई तलवार थी 3 मीटर की, 3 मीटर तक लपलपाती थी, ऐसे हिलाते थे। और उसको जब ऐसे चलाते थे तो 10 लोगों को काटते, वो ऐसे घुमाते थे तलवार, और जैसे मशीन से काटा। अच्छा वो ब्लेड टाइप का जो होता हाँ, ब्लेड होती थी उनकी तलवार। अच्छा समझ गया। कोई पास नहीं आता था। बाजीराव, एक बाजीराव प्रथम थे और एक बाजीराव द्वितीय थे। तो बाजीराव प्रथम का ज्यादा नाम, बाजीराव 1, जो एक मूवी भी आई थी, कौन बना था बहुत बाजीराव अच्छा, मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में कौन हीरो बना था? अरे क्या वो बहुत अच्छा उसने किरदार निभाया, नाम याद नहीं आ रहा। शिवाजी में 2 सन्स और राजा जी। सर हमने मूवी देखी, हीरो का नाम नहीं याद है, लेकिन वही सी है, तलवार थी। राजा राम था ना। राजा राम। सर वहाँ संभाजी थे ना राजा जी? अब आगे देखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, कुछ कहानी तो आपको पता चल गई। अब जरा देखो, दैट इज, आगे लिखा है कि मराठास आफ्टर शिवाजी, जब शिवाजी नहीं रहे तो जो औरंगजेब था वो कुड नॉट लीव डेक्कन, वो दक्षिण छोड़ ही नहीं सका। कुड नॉट लीव, मारा नहीं गया, मर गया वहां पे, ऐसा नहीं कि उसे मार डाला, वो अपनी मौत मरा है। हाँ तो कुड नॉट लीव जब वो दैट, मरा तो सर ड्रैगन भी नहीं छोड़ पाया। वो मराठों से लड़ते लड़ते अंत में वो बूढ़ा हो गया, मर गया, ऐसे ही रहा। 1707। हाँ, मराठाओं से हारा नहीं किया, लेकिन इट वाज। अब आगे अगले पेज में देखो, यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? शाहू जी महाराज। इसके बाद संभाजी के बेटे शाहू जी। संभाजी के सन कौन थे? सन, हाँ, अगले चित्र में दिखाया गया है, वो पेशवाओं से वो ले रहे हैं। शाहू जी, इन्हीं के नाम पे कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, छत्रपति शाहू जी यूनिवर्सिटी, CST। इनका पूरा नाम क्या था? छत्रपति का मतलब सर पे अम्ब्रेला चांदी का, छत्रपति, छत्रप लगा दिया जाता। तो देखो ऐसा, तो इनमें छत्र तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन छत्रपति शाहू जी महाराज किससे ले रहे हैं बताओ? नाना साहब पेशवा। पेशवा कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे, जो इनको सलाह देते थे। लेकिन बाद में जब शाहू जी भी वीक हो गए तो पेशवाओं ने अपने अंडर में ले। अच्छा, अब जरा देखो, इसके बाद ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अब हम मराठा एम्पायर देख लें और फिर क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। मराठा एम्पायर आप एक समय पे देखिए, क्या भारत में सबसे ज्यादा नहीं फैला हुआ है? लेकिन इसकी चर्चा पिछले, अगर आप बुक उठाओगे या इनके पास जो बुक है अद्रित के पास, उसमें मराठा एम्पायर की कोई चर्चा नहीं की गई। तो इसीलिए नीति बढ़ाई गई है कि हमें अपने इतिहास पे गौरव हो सके। वहाँ पर जो छोटी छोटी जगह जहाँ औरंगजेब का शासन था उसकी चर्चा की गई है, और न चोल, चेदी, पल्लव जो यहाँ के राजा थे उन सब की भी चर्चा नहीं की गई। ये जो है छोड़ा गया, जानते हो ये कौन है? चोल, चेदी, पल्लव, जो तुम्हारी सेकंड बुक में है, लेकिन वो तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो अगले साल के बच्चे पढ़ेंगे तो उनको भारत के और शासन के बारे में भी पता चलेगा। भाई तुमको ये जो दिख रहा है क्या ये औरंगजेब के अंडर में? नहीं, औरंगजेब के अंडर में सिर्फ दिल्ली रह गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हमें अब रियल इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वास्तव में था क्या, तो जिससे कि हम अपने को रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो मराठा एम्पायर बहुत समय तक रहा और एंग्लो मराठा वार हुए। जरा ये भी देखो, तुम क्या ये सोचते हो कि सिर्फ मुगल मराठा वार ही हुए? शिवाजी का मुगल मराठा वार हुआ, और ये पढ़ो पेज नंबर 70 में, 18th सेंचुरी में 3 बार एंग्लो मराठा वार हुए।
दिखने में आ रहा है? 70 क्या तुम ये जानते हो कि 2 बार मराठा ने जीता और आखिरी और वाला आखिरी हार गए? हारते ही फिर तो इनके हाथ से निकल नहीं सकता। 2 बार मराठा जीते, सही है। तो अगर पूछा जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि दैट इज 75 से लेके कितने तक बोलो? 83 तक। 18 तक ये 3 बार लड़े। लेकिन तीसरे में हार। अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रोकर का काम किया, दलाल का, और शिवाजी होलकर सिंधिया को हरा दिया तीसरे युद्ध में। तो उससे वो आखिरी बार था। अब देखो ये सभी चीजें तुमको क्वेश्चन आंसर में लिखाई जाएंगी, अभी जानकारी दी जा रही है बस कि इंग्लो मराठा वार में वो हारे। अगले पेज पे आओ। तो अगले पेज पे कौन सा चित्र तुम देख रहे हो? म्यूरल। म्यूरल क्या होता है? जीवंत चित्र होता है जो एम्बॉस्ड होता है, उभरा हुआ चित्र नहीं होता है जिसको म्यूरल कहते हैं। तो एक म्यूरल दिखाया जा रहा है ब्रिटिश ऑफिसर नाना फडणवीस और महादजी शिंदे के सामने, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के सामने कैसे झुका पड़ा है। इससे क्या पता चलता है कि पहला बार कौन जीता था? मराठा। तभी तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल झुका है। तो हाथ में क्या दे रखा हाँ? है? वो हाथ में एक ही कर रखा है। कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। पहले मराठा वार के बाद दिखाया कि नहीं? चित्र देखो कि किस तरीके से झुका हुआ है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। अगला देखो, छत्रपति शिवाजी ने जो भी देवनागरी लिपि में सिक्के चलवाए उसमें अपना नाम लिखवाया, छत्रपति शिवाजी। उसका एक साइड दिखाया गया है एक सिक्के में, और दूसरा ये गोल्ड का सिक्का, ठीक है। वो मिंटेड गोल्ड कॉइन भी कराया है और कॉपर कॉइन भी कराया है। तो इससे पता चलता है छत्रपति जो शिवाजी थे उनका अष्ट प्रधान मंडल था। कौन कौन लोग थे? छत्रपति शिवाजी एज अष्ट प्रधान। अष्ट का क्या मतलब है? प्रधान मंडल। अच्छा ये मुझे बताइए, छत्रपति शिवाजी का जो अष्ट प्रधान था, क्या उसमें प्राइम मिनिस्टर था? मध्य था। वही पेशवा होता था। सबसे ज्यादा पावर उसको होती थी। एक टाइम पे इतनी ज्यादा उसके पास पावर हो गई, जब छत्रपति शाहू जी महाराज वीक हो गए तो पेशवा ने कहा अब हम ही राजा, तुम हट जाओ यहाँ पे। बस सम्मान के साथ उनको एक अमाउंट दे दिया, हर महीने इतना पैसा देंगे, बस अब मत कुछ करो। मतलब वो ज्यादा तो थे लेकिन वो नाम के और पूरा कंट्रोल पेशवा ही करते। पेशवा ने ले लिया और इनको एक सम्मान के तौर पर महीने के कुछ पैसे देने लगे, पेंशन। ये मारा वाला नहीं, लेकिन ऐसे ही कर दिया कि भाई तुम किनारे हट जाओ, हम ही रहेंगे। फिर एक बाजीराव प्रथम हुए, वो सब कहानी इसमें लिखी हुई है। तो अब जरा देखिए छत्रपति के अंडर में कौन कौन थे? छत्रपति पहला प्राइम मिनिस्टर, जिसे क्या कहा जाता था? प्राइम मिनिस्टर हमेशा ब्राह्मण होता था। ये बात ध्यान रखिए। वो कौन होता था? बिल्कुल पंडितधारी होता था। गंजा होएगा, तिलक लगाएगा, ऐसे त्रिपुंड लगाएगा, वैसा रहेगा, धोती पहनेगा, पेशवा। कौन कौन थे बोलो? प्रधान। अष्ट प्रधान में एक प्रधान हो गया, दूसरा सचिव। सचिव का क्या मतलब होता है? सलाहकार। जो सलाह देता है उसको सचिव कहते हैं। दैट इज लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। जमीन का वो लेगा, रेवेन्यू मिनिस्टर। फिर इसके बाद न्यायाधीश। सिंपल सिंपल वर्ड है, न्यायाधीश। अगर आप इंग्लिश हिंदी में भी लिखोगे तो सही माना जाएगा। दैट इज पंडित राव। पंडित राव क्या करेगा? रिलीजियन में अगर किसी में है, इसी तरह सेनापति, कमांडर इन चीफ। बिल्कुल ऐसा हर जगह होता ही था। सुमंत क्या करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। यस, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मंत्री, इंटेलिजेंस मिनिस्टर। उसको मंत्री बोला जाएगा। और अमात्य, फाइनेंस मिनिस्टर। अमात्य दैट इज वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मंत्री इंटेलिजेंस, खबरी। मंत्री को इंटेलिजेंस क्या कहेंगे? जो खबर ला के दे, उसे खबरी, ठीक है। सुमंत क्या करेगा?
विदेश मंत्रालय देखेगा, जैसे जयशंकर प्रसाद है विदेश मंत्री, बाहर जाकर लोगों से बातचीत करेगा दूसरे देशों से। सेनापति क्या करेगा, दैट इज कमांडर इन चीफ। पंडित राव ये सब तो सही है, न्यायाधीश सब आप समझ गए। अगले पेज पे देखो, इन्होंने पर मुगल स्टाइल में भी कॉइनेज देखो, उर्दू में भी छपे हैं। पेज फिगर नंबर 3.115 देखिए। तो इन्होंने अपना नाम तो लिखाया है, गणपति भी लिखाया है और कुछ अष्टप्रधान भी लिखाया है, दैट इज। और लेकिन ये सब जो किया है पर्शियन में है। पिछले पेज में दिखाया गया है देवनागरी में सिक्के छपवाए, और इस पेज में दिखाया है पर्शियन, एक उर्दू लैंग्वेज टाइप होती, फारसी लैंग्वेज। सही है, क्योंकि जिससे कि इनके सिक्के दूसरे देशों में भी चलते हैं। जो ईरान में है, ईरानी लोग पर्शियन है। ईरान में पर्शिया उनका पुराना रिलीजन था, सबको उन्होंने जबरदस्ती सबको शिया बना दिया, मुस्लिम। सही है, लेकिन पर्शियन वहाँ का रिलीजन था। आगे देखो, ध्यान दीजिए चित्रांश, इधर उधर ध्यान मत दो। That these are the weapons used by मराठा। तो बहुत सारा इसमें बाघ नख और ये सब भी आप देख रहे हो। छोटे छोटे गुप्ती जानते हो, जो गुप्त रूप से यहाँ छिपाई जाए, निकाल के मार सीक्रेट। तो मैरीटाइम सुप्रीमेसी, इन्होंने क्या किया, मराठा शिप्स अटैकिंग इंग्लिश शिप्स। इंग्लिश शिप्स बड़े थे, चेक करो पेज नंबर 3.17 पे, 17 निकालो अगले पेज पे देखो, बड़े बड़े शिप को कितने छोटे छोटे शिप मार रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि मैरीटाइम में सुप्रीमेसी थी, ये समुद्र में भी गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर थे। छोटे छोटे जहाजों से घेर लेते थे और फिर उसी से रस्सी से चढ़ जाते थे और मार देते। उससे अच्छा सब जला ही देते हैं। हाँ, उससे जला ही देते, इतना करते हैं। कुछ ना कुछ ये करते ही थे। इनका जुडिशियल सिस्टम काफी अच्छा था, इनकी पंचायत थी, और वो क्या करते थे, अलग अलग जगह कोतवाल भी थे। कोतवाल कौन होता है, पुलिस का हेड, जिसको हम आईपीएस अफसर कहते हैं ना, वो उस समय कोतवाल कहलाता था। वो घोड़े पे चलता था, कैवेलरी पे। तो अच्छा, इनका कल्चरल रिवाइवल कैसे किया बताओ, कि इन्होंने जो भी सामान जाता था उस पर एक मोहर होती थी, अब मोहर पे ये सब लिखा रहता। लाख देखा कभी, सील्ड लगी रेड कलर का, लाख की चूड़ियां बनती ना, पिघल जाता है, उसी से सील, ठीक है कि नहीं, लार्वा होता है। हाँ, एक तरीके से लार्वा होता है, किसी का वो पिघल जाता है, पिघलाने से वैक्स होता है, और उस वैक्स पे एक मोहर सील लगाई जाती थी, उस पे वो लिखा रहता था। जब दूर भेजा जाता था। इनका किसके किसके साथ व्यापार था, ओमान, कतर, मस्कट, बाहर के जो देश है ना, ईरान के साथ, पर्शिया, मलेशिया, मलक्का, सब जगह ये व्यापार करते थे। तो इस तरीके से इन बहुत सारा पैसा उससे भी कमाते थे। अच्छा, इसके अलावा अगले पेज पे आओ, माइटी मराठा वुमेन। तुम्हें मालूम है कि ताराबाई किसकी पत्नी थी? ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। इन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और किसके खिलाफ लड़ी है जरा देखो तो, मुगल सेना के खिलाफ। अहिल्याबाई होलकर को किस लिए आप जानते हैं? देखो ये दोनों नाम बहुत जरूरी है। ताराबाई पे नोट आ सकता है, और अहिल्याबाई होलकर, इसमें इनका अलग ही नाम है। देखो, ताराबाई वाज वाइफ ऑफ, राजा राम को शायद मार दिया गया था। सो शी रियलाइजिंग विद द प्रेजेंस ऑफ औरंगजेब, डेथ हो गई उनके हस्बैंड की। 1777 से 77 तक रूल किया था ताराबाई। 70 कब से कब तक? 1700 से 1707 तक। इतना 7 साल। बहुत बड़ी बात है। और राजा राम ने 89 से 17 तक करा था। हाँ, उन्होंने एक साल ही किया। 11 साल। 11 साल। कितने से कितने तक? 89 से 17 तक। अच्छा, तो मतलब 1689 से 1700 तक राजा राम रहे, ये बात सही है। और फिर इसके बाद ये 1707 सर 9 साल संभाजी ने किया। 9 साल, संभाजी। हाँ 9 साल संभाजी ने किया। तो दैट इज ताराबाई वाज वाइफ ऑफ राजा राम। उन्होंने किससे लड़ाई लड़ी? शी फॉट मुगल आर्मी इन डेक्कन, ठीक है। अब जरा देखो, विद द प्रेजेंस ऑफ
शी ऑर्गेनाइज लार्ज मराठा आर्मी, सेंड देम टू मुगल। उन्होंने देखा कि औरंगजेब तो साउथ में है, चलो दिल्ली जीत लो, दिल्ली जीत। समझ में आ गई बात? औरंगजेब कहाँ मरा था? औरंगाबाद में। औरंगाबाद तुम्हें मालूम है कहाँ पे है? Yes, sir. ये है औरंगाबाद। औरंगाबाद, यहाँ औरंगजेब था, अब ताराबाई यहीं से निकल गई और नॉर्थ जीत लिया। सर दिल्ली तो 1754 में जीता था। तो इन्होंने नॉर्थ में अटैक किया। आगे तो पढ़ो। That is sent them to invade Mughal territories. In this sense, she was the architect of northward Maratha expansion. ठीक है, मतलब उन्होंने नॉर्थ में कुछ चीजें जीत ली होंगी, सही है। So राजा राम, she invaded मुगल आर्मी। मुगल आर्मी को कहा उन्होंने किया? इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा एंड वन द वार, सीधी सी बात, एंड वन द वार। दूसरी चीज देखिए, इस तरीके से अहिल्याबाई होलकर। अब तुम्हारा अगला पेपर किसका याद रहे? सर अगला कंप्यूटर कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैटिक है फिर एसएसटी है। इसलिए ठीक है, स्कियोन ऑफ द होलकर डायनेस्टी, वन ऑफ द चीफ। कल शाम को 4 से 6 आपकी क्लास होगी, आज शाम की कोई क्लास नहीं। ठीक है, अब देखो। सर मुझे रिबिल्ड किए थे काशी विश्वनाथ हाँ? टेम्पल्स को रिबिल्ड किया था। यस, इन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया। औरंगजेब ने सब मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया? रिवाइवल ऑफ, इवन जो गुजरात का कौन सा मंदिर है, सोमनाथ, उसको भी रिवाइव किया। उसको तो केवल लूटा था ना। हाँ उसको तो लूटा था, तोड़ काशी भी दिया था। विश्वनाथ जो उसका दरवाजा उठा काशी दिया। कहाँ पर है बताओ? बनारस, एकदम वाराणसी, pure। वहाँ पे किया। So she was the chief family for Maratha expansion in north. Beyond the, she was brave woman. ये कैसी वुमेन थी? Brave woman of, जानते हो पेशवाओं का शासन हो गया तो शिवा, ये सिंधिया, होलकर और भोसले, गायकवाड़ ना, तो इन तीनों में ये कौन सी क्लैन की थी बताइए? ईश्वर होलकर। क्या? शी जो थी वो किसकी थी बताओ? होलकर। अब जब पेशवाओं का शासन आ गया, अब ये बहुत, इसमें जो ईयर आएगा वो आगे का आएगा, ऑफ होलकर। पेशवा भी 3 जगह अलग अलग बटे थे। होलकर फैमिली, हाँ तो उसी टाइम का है, और इसीलिए इनके नाम पे देखो डाक टिकट भारत ने जारी किया है। 18th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया? दिस डायनेस्टी रूल्ड ए किंगडम ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन सेंट्रल इंडिया अराउंड प्रेजेंट डे। ये इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन शी ब्रेवली गवर्न द स्टेट। सोचो नॉर्थ इंडिया में 30 साल शासन किया, कोई छोटी चीज है? 30 years. She bravely ruled. अगर शासन ना होता तो क्या वहां के ये मंदिरों को ठीक करा पाती? समझो गुजरात से बनारस तक शासन था इनका, उनका बेटा भी मारा गया, पति भी मारा गया जब भी शासन करती थी। ब्रेवली रूल, मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ शहर, नंबर 5 साल से सबसे स्वच्छ है। तुम अगर कुछ ना करो, एक रेपर फेंक के देख लो, तुरंत वो वहां से उठा लिया जाएगा और 250 रुपए का तुमको इनाम देना पड़ेगा। उन लोगों को जहाँ फेंकोगे वो लेगा तुमसे इनाम, कहेगा इनाम दो। इतना इन नॉर्थ इंडिया एंड रिवाइव, और कौन कौन से? मैनी टेम्पल किया, रिवाइव्ड। इवन इनको ये भी माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर, जो 4 धाम है ना हमारे, केदारनाथ मंदिर, हाँ रामेश्वरम भी लिखा है इसमें, सभी को रिवाइव किया।
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ से साउथ तक। कहाँ लिखा है? सर ये लास्ट तो आप समझ लीजिए शेर राइट तो 3 लिख देना। काशी विश्वनाथ लिख दो, ये मुख्य मंदिर हैं। रामेश्वरम विश्वनाथ, राम विश्वनाथ, केदारनाथ रामेश्वरम और सोमनाथ। सोम सब ये शंकर जी के मंदिर हैं। एंड रामेश्वरम। राम के कौन ईश्वर है? राम के ईश्वर शिव, शिव के ईश्वर राम। अब ये देखो, ये सब किसने डिस्ट्रॉय किया था? सर औरंगजेब महमूद गजनी ने। गजनी में तो सर क्या होता है, सोमनाथ का है ना सर ओनली। को औरंगजेब ने किया था और ये बात सही है। और महमूद गजनी ने सोमनाथ को किया था। तो महमूद गजनी ने उसको, तो इन दोनों को इन्होंने ठीक ठाक। सोमनाथ का आगे देखो, दरवाजे उठा तुमको क्या लगता है कि ये जो मंदिर है तंजावुर में, तंजावुर कहाँ पर है? That is तमिलनाडु। कहीं पर है, तमिलनाडु में होगा। तंजावुर के एक मंदिर में तुमको क्या इसमें चटक रंग दिख रहे हैं? यस सर। वेरी फास्ट कलर्स, ईस्टर्न मैन कलर्स। तो इस तंजावुर मंदिर में क्या तुम्हें मराठा की झलक मिल रही है? Yes, मराठा वो चित्रकारी की। Yes, इससे sir. पता चलता है कि उन्होंने तमिलनाडु में भी अपना प्रभाव छोड़ा, मंदिरों में ही छोड़ दिया प्रभाव। इसी से पता चलता है। मतलब सर ये वाला जो नमक था वो उनके भाई के कोजी के इको जी के अंदर में था, तो उस समय उन्होंने अपना मराठा इम्पैक्ट वहां छोड़ा। इससे क्या हुआ? कल्चरल आपस में कोलिजन हुआ। ऊपर का चित्र आप क्या देखते हैं? सैंपल ऑफ छत्रपति साहू जी महाराज हैंड राइटिंग। इन्होंने मोदी स्क्रिप्ट में अपनी हैंड राइटिंग लिखी। ये भी एक स्क्रिप्ट है, जैसे देवनागरी है। और क्या तुम्हें आगे तंजावुर रूलर के समय में मराठी इंस्क्रिप्शन इन बृहदीश्वर टेम्पल, ये भोसले फैमिली के द्वारा क्या किया गया कि मराठी इन्होंने क्या क्या किया है, दीवार पे खुदवा डाला। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ, ये भी कोई टेम्पल है, मुझे पता नहीं कौन सा लिखी हुई है। और ये देखिए, Carnatic music took shape as did early stage dance from भरतनाट्यम। ये कहा जा सकता है कि जो कर्नाटक का भरतनाट्यम है वो मराठी कल्चर से प्रेरित था। अच्छा, मराठा लेगेसी क्या हुई? मराठा चैलेंज मुगल डोमिनेंस। अगर मुगलों को छोड़ दिया जाता और मराठा ना होते तो भारत को बर्बाद कर देते हैं, तुमको आज पता भी ना होता कि तुम हिंदू हो। हाँ, इतना तेज था। औरंगजेब लड़ते ही रह गया, समझ आया? वो बड़ी तेजी से इस्लाम में कन्वर्जन करवा रहा था। तो वो औरंगजेब ही था उस समय। तो औरंगजेब को भी इन्होंने रोका और साथ ही साथ इन्होंने 3 एंग्लो मराठा वार भी लड़े। यानी बहुत बाद में तो ब्रिटिश ने हमें जो बर्बाद किया सो कर ही दिया। ब्रिटिश ने हमारे कल्चर को उतना खराब नहीं किया। पहला तो जीत लिया था मराठा ने 2 जीत लिए, लेकिन तीसरे पे नहीं। सही है। तो इस तरीके से इन्होंने मुगलों के कन्वर्जन से भी रोका हमारे कल्चर को। वो तो मंदिर पे मंदिर तोड़े जा रहे थे, लेकिन नहीं तोड़ने दिया, उसको रिवाइव भी करवाया। और साथ में ये इस तरीके से हम इम्पैक्ट ऑफ मराठा डायनेस्टी कि भारत को इन्होंने बचाए रखा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे। आप लोग मुझे बता दीजिए कौन कौन से इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही आपको करा दीजिए। फर्स्ट और 6 ही है। चलो फर्स्ट और 6 क्वेश्चन करें। और भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बता दो जो हम, क्योंकि सब अलग अलग सेक्शन में हैं, तो देख लो एक बार, मैं समझा दूंगा तो फिर सही रहेगा। जैसे मतलब एक क्वेश्चन था the British took India from the Marathas more than from the Mughals or any other power. फिर से बोलो जरा। The British took India from the Marathas more than from the Mughals or any other power. मतलब ये कहा जाता है कि मुगलों से सत्ता ब्रिटिश के हाथ में आई। बोलो मुगलों से आई कि मराठाओं से आई? मराठाओं से आई। यही चीज है। तो पिछले जिसने पिछली बुक पढ़ी होगी तो उसमें ये लिखा रहता था बहादुर शाह जफर। हमने भी तुम लोग को बताया नहीं, बहादुर शाह जफर को अपना राजा बना दिया। वो तो दिल्ली में थे,
तो ब्रिटिश ने, अगर मैं कहूँ कि किससे सत्ता ली, ब्रिटिश टुक ओवर दिस किंगडम या दिस नेशन फ्रॉम मराठा मोर देन द मुगल्स, बिकॉज मुगल्स एट दैट टाइम मोहम्मद शाह रंगीला ये सब थे, और वो बहादुर शाह जफर तो बहुत लास्ट में था, वो सब नाम मात्र के राजा थे। अगर उन्हें पता चलता था तो कोई आर्मी आ रही तो डर के अंदर भाग जाते थे रंग महल में। सर फोर्थ वाला भी रंग महल जानते हो, औरतों के बीच में छुप जाते थे, ऐसे राजा थे। मोहम्मद शराब में डूबा रहता था और वहां नृत्य होता रहता था उसके दरबार पूरा दिन। और जब उसे पता चला कि कोई सेना आ रही है मारने, वो रंग महल में घुस गया। ठीक है, अब जरा देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन कराएं बताओ। 1 और 6 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1, 4 और 6 क्वेश्चन देखिए। चलो, दैट इज the rise of Marathas question answer। पहला आंसर देखिए अंकित, क्वेश्चन दिया गया है ऊवर द मराठास, ये नहीं करना है, पैन इंडियन पावर। एक तो मेरी तरफ से भी कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शुरू में दिए। ऊवर मराठास, ठीक है, मराठा कौन थे? हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम, हाउ डिड, रिधिमा नोट करो, दे मैनेज टू बिकम, ठीक है, लार्जेस्ट पैन इंडियन पावर। पैन इंडिया का क्या मतलब होता है? पूरा, पैन इंडियन पावर बिफोर ब्रिटिश रूल। यानी मराठा कौन थे, कैसे वो पूरे भारत पर राज्य कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। मराठास वर ब्रेव एंड पावरफुल पीपल। पावरफुल, ठीक है, दे वर स्किल्ड इन गोरिल्ला वार। सो ये कौन थे? Their native language is Marathi. वर स्किल्ड इन रिल्ला वारफेयर। अच्छा, इन्होंने, सर ये लिखो कि इनकी नेटिव लैंग्वेज मराठी थी। हाँ, दे रूल्ड, कहाँ किया? फ्रॉम महाराष्ट्र टू डेक्कन टेरिटरी, सेकंड प्लेटफॉर्म ठीक है, फ्रॉम ये इन मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ डेक्कन टेरिटरी, मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ डेक्कन, क्योंकि आपको मालूम है डेक्कन प्लेट्यू में ही तो ये बहमनी सल्तनत थी, जिसमें 5 मैंने बेदार, बेरार और कौन कौन से बीजापुर, अहमदनगर, ये सब बताया, पूरा डेक्कन प्लेट्यू, गोलकुंडा। अच्छा, इसके बाद दे स्पोक मराठी एंड फॉलो हिंदू ट्रेडिशन। दे स्पोक मराठी एंड फॉलो हिंदू ट्रेडिशन। अच्छा, द फाउंडर ऑफ मराठा डायनेस्टी was Shivaji. The founder of Maratha dynasty was Shivaji.
आफ्टर हिम संभाजी कौन कौन रूल किया? संभाजी, राजाराम, ताराबाई, फिर संभाजी के बेटे आ गए, ताराबाई, शाहूजी रूल मराठा एम्पायर। और इसके बाद नाउ पावर शिफ्टेड फ्रॉम किंग टू पेशवा। पावर किससे शिफ्ट हो गई? पेशवा सबसे बड़ा मंत्री होता था। पावर शिफ्टेड, बिल्कुल सही, शिफ्टेड फ्रॉम छत्रपति, छत्रपति को आप किंग कह सकते हो, किंग टू प्रधानमंत्री। पेशवा किसे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री को क्या लिखा गया तुम्हारी बुक में? हाँ, टू प्रधान। प्रधान लिखो या पेशवा लिखो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए। उनकी ओर पावर शिफ्ट हो गई। अच्छा, पेशवा बाजीराव 1, बाजीराव 2, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, दीज वर द मेन रूलर्स। सही है? कौन कौन लोग थे? पेशवा, बाजीराव 1, सिंधिया, सिंधिया की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, SCI, हाँ। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़। हाँ बोलिए। सर नाना साहब जो है ना इसमें, वो पेशवा नहीं थे क्या? नाना साहब पेशवा, नाना साहब ने भी किया। नाना साहब से तो इन्होंने, साहू जी ने वो सब लिया था। तो मानते नहीं थे। रूलिंग का कहीं दिया नहीं है कि उन्होंने कुछ किया। पेशवा थे, पेशवा तो थे। हाँ, लेकिन रूल करने का कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने ये थे। ठीक है, रूल्ड मराठा डायनेस्टी, ये टुक ओवर मराठा डायनेस्टी, ऐसे लिखो, मराठा। अब देखो, इतनी बात तुमको समझ में आया? शिवाजी मेड मोर देन hundreds of forts and dominated। मराठाज मेड भी लिख सकते हो या शिवाजी मेड। शिवाजी भी लिख रहे हो तो मराठा माना जाएगा। शिवाजी मेड मोर देन 100 of forts and dominated वेस्टर्न कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन। हो सकता है इसी वजह से वहां से ये जो हम लोग कहते हैं कि पोर्तुगीज और ये सब चले गए, वहां कोई फिर दोबारा यूरोपियन नहीं आ पाया, क्योंकि शिवाजी का ही साम्राज्य था, तो कोई वहां से हिम्मत नहीं कर सका। तो कहाँ पे पहुंचे वो? बंगाल जाके, बंगाल में उतरे थे, नहीं तो यहीं ना उतर जाते, ये ज्यादा पास था। अगला सवाल देखिए, दैट इज क्वेश्चन क्या था? पैंट तो इन्होंने पूरा कर लिया था कब्जे में, इतना लिखना नहीं काफी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कि राइट सम फीचर्स ऑफ, राइट सम फीचर्स ऑफ मराठा गवर्नेंस। मराठा गवर्नेंस के मुख्य क्या क्या फीचर्स थे ऑफ मराठा? देखो, जो भी मैं बता रहा हूं कि सिंपल सिंपल लिखवा रहा हूं कि उनके फीचर्स क्या थे। कि मराठा डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, देयर, जो उनकी प्रजा को क्या कहते हैं? देयर, सब्जेक्ट्स, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट देयर सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। करते थे क्या? तो कुछ बेसिस, और दे वर स्किल्ड इन गुरिल्ला वारफेयर। ठीक है, तो ये क्या करते थे? मराठास नेवर डिस्क्रिमिनेट
पॉइंट वाइज लिखो, नंबर मिलेंगे। और फिर राष्ट्रप्रधान के बारे में भी लिख देना, 3-4 पॉइंट हो जाएंगे। नेवर Sir, they followed the नीड, ठीक है, among their subjects on basis of religion। हाँ निशांत क्या बोल रहे थे? They followed, So they followed Bhakti. हाँ भक्ति मार्ग। सो मराठा खुद भी रिलीजियस थे। They never confronted enemy directly. They were skilled in guerrilla warfare. They never confronted enemy directly. They were skilled in, इसमें skilled थे, गुरिल्ला वारफेयर में स्किल थे। तीसरी चीज सही है, शिवाजी केप्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया था? सब डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 8 पार्ट्स। शिवाजी सब डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन into 8 parts. He himself was Chhatrapati, holding all powers. सभी समझ में आ गए कि ये सेंट्रल पावर। He himself was Chhatrapati. Sir, he abolished the feudal system. फ्यूडल सिस्टम ना, हाँ यानी लोगों से कर नहीं लेते थे। ये बहुत, ये कहाँ पे लिखा है? बुक में लिखा हुआ है। So he himself was Chhatrapati, the central person of अष्टप्रधान। अष्टप्रधान के वो सेंट्रल पावर थे। अच्छा, these 8 डिवीजन्स कौन कौन से थे? प्रधान, क्या चीज बताई गई थी? प्रधान थे, सचिव और बोलो सचिव। सुमंत का मतलब होता है फॉरेन मिनिस्टर। पंडित राव, सुमंत, पंडित राव न्यायाधीश, पंडित सेनापति, राव न्यायाधीश, बंद हो गया। और बोलो न्यायाधीश, पंडित राव, सेनापति, मंत्री, सेनापति, मंत्री, सही कह रहे हो। सेना अमात्य, पति। अमात्य कौन होता था? वित्त मंत्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। और जो लैंड रेवेन्यू लेता था उसको क्या कहते थे? सचिव। 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक ये भी लिखो, ही अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। उन्होंने लैंड लैंड को देते थे ना, ये ना तो अच्छा लगता फिर से बताओ कैसे लैंड देते थे? है। और वो तो चाहिए। हाँ? तो उन्होंने लैंड देते थे ना। किसको? समझा दो। लोकल लोग क्या चीज़? जैसे मुगल के टाइम पे होता था, क्या क्या? बोलते हैं वो जो देते थे, लैंड देते थे, उस पर रेवेन्यू लेने के लिए। अच्छा, जागीर सिस्टम। किसी को वो देते नहीं थे ऐसे जागीर, तुम्हें जागीर दे दी। फ्यूडल सिस्टम समझ में आया ना? सामंत कौन होते हैं? तुमको जाओ वहाँ की जागीर दे दी, तुम वहाँ से फ्यूड कलेक्ट करो। तो वो जब जागीर ही नहीं दोगे तो कोई किसी से कर ले पाएगा? He kept all territories under his control only and abolished feudal system. कौन सा? करताज सिस्टम तो लेते होंगे। पोर्टुगीज से लेते थे। हाँ, तो करताज तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो ना। जैसे पुर्तगीज से लेते थे, पुर्तगीज दूसरों से लेते थे, अब ये लेने लग गए। ये चीज है। टैक्स की तौर पर ना चौथ और चौथ लगाई थी और स्वदेशमुखी। ये ठीक है, ये सब ठीक है। अगली चीज देखो, ही abolished feudal system। फ्यूडल सिस्टम कर दिया, ठीक है। Sir, he paid regular salary to the soldiers
हाँ ये भी सही है। From the state, from the स्टेट सर प्रेसिडेंट उनके एक आर्म्ड फोर्स भी थी, ताकि सर उनकी इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी। ताकि उनकी डायरेक्ट लॉयल्टी है ना स्टेट की आगे चल सके। तो he paid रेगुलर सैलरी, इतने में तो बहुत हो जाएगा। सैलरी सर उनके पास दैट इज किसको देते थे? To a soldier To soldiers, and ना? officials. So that they are directly loyal. To the state or Their the loyalty is bound to state. ऐसा नहीं कहते थे कि तू जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे, अभी खेती करो। Loyalty is bound to state. अच्छा, और तुमने क्या बताया? Sir, करतार armed सिस्टम force लगाया और the naval force था। हाँ, he has a strong naval force. टू डिफेंड And sir, maritime trade भी था। हाँ, मैरीटाइम naval सुपरमेसी। force. ठीक है, which जिसने क्या किया? Which defeated British Army या European सर forces? उनके पास आर्म्ड फोर्स भी थी। Which defeated European Navy. And उसके बाद क्या किया? Imposed करताज सिस्टम। करताज का क्या मतलब होगा? टैक्स। करताज सिस्टम, इसका दूसरा नाम भी है सर सी से होता है। सी से होता है ना, करताज सिस्टम। वो टैक्स लेते थे। और दो, एक सरदेश मुखी था, दूसरा कौन सा था? सर 25% मतलब ये बहुत सही है। सर देशमुखी 10%। ये कितना अच्छा है कि 10% जो है सरदेश मुखी लेते थे। उसके प्रोटेक्शन के लिए लेते थे। हाँ, दूसरे लोगों पर, जो लोग उनके अंडर में नहीं थे उनसे सरदेश मुखी ले लेते थे प्रोटेक्शन। और चौथ का मतलब 1/4 ऑफ अपनी फसल का। The chauth was a levy of 25%. हाँ, The land revenue collected from the outer Maratha. आउटर, अच्छा अपने लोगों से कुछ भी नहीं लेते थे। So he For protection. हाँ, collects चौथ। चौथ का मतलब है 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जो भी तुम्हारी आती है। 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू सर एबोलिस्ट का क्या मतलब होता है? फ्रॉम, किससे लेते थे? द Outer Maratha control. हाँ, टेरिटरी। ठीक है, हु सब्जुगेटेड, जो अधीन हो गए थे। सब्जुगेट क्या मतलब क्या होता है? जैसे हाँ, सर सूरज वगैरह के लोगों से लेते Depend हो गए। हाँ, who depend on मराठा एम्पायर। और जो स्टेट उन्होंने जीत लिए थे वो उनसे लेते थे। He also takes सरदेश मुखी। 10%। On the name of the Chhatrapati, the Sardesh Mukh of the entire मुखी, that is 10%। ठीक है, एडिशनल 10%। for protection of other state। मेरे प्रोटेक्शन के लिए नहीं था, इसलिए था कि ताकि ना छत्रपति सरदेश मुख था रिटायर्ड करके, इसलिए हेड का तो क्यों लेते थे? हेड था। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। सरदेश मुखी प्रोटेक्शन के लिए था। मतलब से वो चौथ पे एक्स्ट्रा 10% हाँ, और सर सोल्जर्स क्या बोलते हैं ये फाइट के फॉर अंदर मर प्रोटेक्शन ही जाते था। जो सोल्जर्स फाइट में मर जाते थे उनको उनकी वो वाइफ वगैरह थी उनको भी ये लोग इन्होंने नया बता दिया, पेंशन दो सोल्जर्स हु डाई, उनकी वाइफ को पेंशन मिलती थी। ये सब विडोज को विडोज ऑफ सोल्जर्स दैट जो प्रोविंसेस उनके डायरेक्टली अंडर में नहीं थे उनसे वो चौथ और सरदेश मुख हाँ, ये बात उन्हीं से ही। तो ताकि उनके डाइंग विडोज ऑफ उनकी प्रोटेक्शन in war are getting pension। इसका मतलब है जो भी चीजें ये हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ। इनका शिवाजी का अगला देखो, ये तो तुमने बहुत फीचर्स बता दिए। What impact did Maratha Empire leave in Indian history? क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ा? What impact? क्वेश्चन नंबर 3। अब what, इस चीज को हम लोग
अगले क्लास में करेंगे। डील मराठा। सैंपल पेपर का मैं आंसर भेज दूंगा। सर क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर भेजा सर इसका आंसर है अंपायर सर मैंने भेजा था वो सैंपल पेपर सर आपको कल ही आज भेज दूंगा। इंडियन हिस्ट्री सर मैंने सुबह भेजा था आंसर भी भेजा क्या? आंसर ही भेजा है सर हैं? मैंने आंसर ही भेजा। तो तुम्हारा उसका अलग एक ही है होगा, क्या? क्या पता। मैं चेक